जो है मोशन, गति। तो गति क्या होती है और गति से संबंधित कितने प्रकार की चीज़ें होती हैं उसको हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गति को समझने से पहले हमें दो चीज़ समझने की ज़रूरत है, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। भौतिक शास्त्र में दो प्रकार की राशियां होती हैं, एक होती है स्केलर राशि और एक होती है वेक्टर राशि। जो स्केलर राशि होती है जिसे कहा जाता है अदिश, और जो वेक्टर राशि होती है इसे कहा जाता है सदिश। तो अदिश राशियां कौन सी राशियां होती हैं? अदिश राशियां वह राशियां होती हैं जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? मैग्नीट्यूड। ठीक। लेकिन जो हमारी सदिश राशियां होती हैं या वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखने को मिलता है। अब इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है XYZ, ये क्या कर रहा है? A से B तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। यदि वो A से B तक का डायरेक्शन कवर कर रहा है, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन A है और उसकी फाइनल पोजीशन B है। इस सिचुएशन में देखा जाए तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? A से B पोजीशन में आ रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये A से B पोजीशन में ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है और 10 किलोमीटर चल रहा है, तब जाकर वो B पोजीशन में पहुँच रहा है। तो मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया 10 किलोमीटर, मैंने डायरेक्शन बता दिया ईस्ट। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मेंशन होते हैं या अवेलेबल होते हैं तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन यदि हमें A से B पॉइंट जाना है लेकिन हमारा कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, ये तो इसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो A से B आने में उसने इतना लंबा चौड़ा पाथ को फॉलो किया। तो आया वो कहाँ? A से B डिस्टेंस में। मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसने ये पूरा डिस्टेंस कवर किया B तक पॉइंट पहुंचने में। तो यहाँ पर क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं था। तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली कह दिया जाए कि वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन भी ऐड हो जाता है तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिक्स में कई सारी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम स्केलर, वेक्टर और थर्ड क्वांटिटी भी होती है टेंसर, इसमें डिवाइड करते हैं। बेसिकली हम पहले स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम टेंसर क्वांटिटी में जाएंगे। तो स्केलर क्वांटिटी में मैंने आपको बताया एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होना चाहिए। अब हम आते हैं कहाँ? गति में। मोशन या गति का मतलब क्या हो गया? जब कोई भी वस्तु चल रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? वो मोशन में है, वो गति में है। तो गति में होने के लिए आवश्यकता क्या है? कि वो वस्तु खड़ी ना हो, स्थिर ना हो, वो वस्तु चल रही हो। यदि कोई वस्तु चलेगी तो वो क्या कवर करेगी? दूरी कवर करेगी, डिस्टेंस कवर करेगी। मतलब यदि कोई वस्तु चल रही है तो सबसे पहली चीज़ उसमें क्या जाएगी? दूरी की। वो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगी। तो दूरी जो होती है ये क्या होता है कि जिस पाथ पर कोई वस्तु चल रहा है तो उसने उस पाथ पर कितने समय तक चला और कितनी चाल से चला, उससे किसका पता चलता है? दूरी का पता चलता है। तो दूरी, जैसे किसी व्यक्ति ने 10 किलोमीटर चला, राम ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो ये क्या है? दूरी हो गया। ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। जो हमारी दूरी होती है इसे हम किस में नापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। ये किसकी इकाइयाँ हैं? दूरी की इकाई है।
चलिए हम दूरी से आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा होता है चाल, जिसे हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो चाल क्या होता है? चाल होता है एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित समय पे जो तय की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चाल। तो चाल क्या है? निश्चित समय पे तय की गई दूरी। तो चाल क्या है? चाल जिसे हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी को हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो समय को किस में नापेंगे? सेकंड में। तो इस प्रकार से चाल की इकाई, एसआई यूनिट क्या होती है चाल की? तो चाल की इकाई होती है मीटर पर सेकंड। या हम दूरी को किस में नाप सकते हैं? किलोमीटर। जब हम दूरी को किलोमीटर में नापेंगे तो उस समय हम समय को किस में नापेंगे? घंटे में नापेंगे। तो इसकी एक और यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? चाल के बारे में पढ़ा। तो चाल क्या होता है? एक निश्चित समय में तय की गई दूरी। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो वो आपकी स्पीड कैलकुलेट करता है। तो स्पीड कैलकुलेट करने के बाद हम स्पीड को क्या 2 यूनिट रखते हैं स्पीड की? 1 मीटर पर सेकंड रखते हैं, 1 किलोमीटर पर आवर रखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर में जो क्वांटिटी है क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है या अदिश राशि होती है। और जो समय होता है ये कैसी क्वांटिटी होती है? जो टाइम होता है ये भी हमारा स्केलर या अदिश राशि होता है। क्लियर है? तो स्केलर या अदिश राशि हमारी चीज़ें जो होंगी, इसमें हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। अब चाल के बाद में हम एक नए बिंदु पर आते हैं जिसे हम लिखते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, जैसे हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो इसके कई सारे रास्ते हो सकते हैं। इस तरीके से हम ए से बी पॉइंट में जा सकते हैं, पर ए से बी पॉइंट में जाने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये कौन सा है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट। तो स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, उसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो जब हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी फिक्स हो जाता है। जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी फिक्स हो जाता है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी हो जाती है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस डस्टर को लिया है, यहाँ पर मैंने इस डस्टर को पुट कर दिया, फिर मैं इस डस्टर को उठाकर फिर ये पोडियम में रख दिया, मैंने पोडियम में रख दिया। फिर जिस जगह पे मैंने पोडियम में रखा था वहाँ से उठा के मैंने डस्टर को यहाँ पुट किया और यहाँ से उठा के पुनः इसे पोडियम में रख दिया जहाँ इसकी स्थिति थी। तो जिस जगह से मैंने उस डस्टर को उठाकर मैंने यहाँ लेकर आया, इसके बाद पुनः मैंने उसे अपनी जगह पे रख दिया, तो वो डस्टर अपनी इनिशियल पोजीशन में
फिर से पहुंच गया, मतलब उस जस्टर की इनिशियल पोजीशन और उस जस्टर की फाइनल पोजीशन कोइंसाइड हो रही है, एक ही जगह पे है। इसका मतलब उसका विस्थापन नहीं हुआ, उसका डिस्प्लेसमेंट उसकी इनिशियल डिस्टेंस से नहीं हुआ, इनिशियल पोजीशन से नहीं हुआ, इस वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है राम, राम क्या करता है, ये उसका घर है और ये एक शॉप है। राम अपने घर से निकलता है, जैसे मैंने ये कैब को खोल दिया, कैब क्या है, राम है, राम अपने घर से निकल रहा है और निकल कर वो कहाँ पहुँच जा रहा है, अपने शॉप, जहाँ उसे शॉपिंग करनी है। तो शॉपिंग करने के बाद में वो क्या करता है, उसने अपने घर से निकला और शॉपिंग में पहुँच गया, तो ये इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, ये कहाँ पहुँच गया, शॉप में पहुँच गया। राम कहाँ पहुँच गया, शॉप में पहुँच गया। शॉप में पहुंचने के बाद यदि राम फिर से अपने घर आ जाता है तो राम का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन यदि राम के घर से राम का जो शॉप है जहां वो जा रहा है ये 5 किलोमीटर है, तो राम का घर से शॉप आना और शॉप से फिर घर को आना में उसे कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो 10 किलोमीटर करता है। लेकिन उसका यदि वो पुनः अपने घर पे पहुंच जाता है तो उसका विस्थापन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन उसका डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर किया। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा हमेशा पॉजिटिव होगा और नॉन ज़ीरो रहेगा। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हम थर्ड क्वांटिटी में आते हैं। तो थर्ड क्वांटिटी है हमारे, थर्ड हो गया डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ क्वांटिटी है हमारी वेक्टर, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट वही होती है मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की होती है। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है कि एक निश्चित टाइम में, समय में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एक निश्चित समय में कितना विस्थापन हुआ। डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर में नापते हैं और समय हमारा सेकेंड, आवर में नापता है। इस तरीके से वेलोसिटी की जो एसआई यूनिट होगी तो वो होगी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से। तो वेलोसिटी में यहाँ आप देख सकते हैं कि विस्थापन है, और विस्थापन एक कैसी राशि है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं गति की, तो गति कब संभव हो पाएगी, गति कब हम समझ पाएंगे कोई वस्तु गति में है, जब वो वस्तु आराम की स्थिति में ना हो, वस्तु मूवमेंट कर रहा हो, चल रहा हो। यदि वस्तु चलेगा तो वो कुछ दूरी तय करेगा, तो दूरी कि उस वस्तु ने अगर चलना शुरू किया वो गति है, तो उसके साथ दूरी सबसे पहले क्वांटिटी आ जाती है। तो हमने पढ़ा दूरी का कॉन्सेप्ट क्या है, दूरी का कॉन्सेप्ट एज सिमिलर है, क्योंकि दूरी आपने चलना शुरू किया, आप जिस पाथ पे चल रहे हैं आप कुछ समय तक उस पाथ पर चलेंगे, तो आप 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर कुछ दूरी तय करेंगे। दूरी को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में नापा जाता है। फिर हम आते हैं किसमें, हम आते हैं चाल में। एक निश्चित समय पे कितनी दूरी तय की गई। जैसे हम बात करते हैं कि हम अपने कोचिंग सेंटर से घर जाते हैं, तो कोचिंग सेंटर से घर जाने में हमें 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है, और इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमें कितनी चीज़ें करनी पड़ती है कि हम अपने घर से निकले, फिर उसके बाद हम कोचिंग आए, आने में हमने कितना चला, 10 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद हम कोचिंग से फिर घर गए तो हमने कितना चला, 20 किलोमीटर। ये कहलाती है दूरी। दूरी में कोई दिशा नहीं होती। फिर इसके बाद में अगर दिशा नहीं होती तो ये कैसी राशि है,
अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं है, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने में हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन मिलता है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन का मतलब होता है कि वस्तु की जो इनिशियल पोजीशन है, जो शुरुआती बिंदु है, शुरुआती उसका पद है, और जो उसकी फाइनल पोजीशन है, उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे ये डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसमें, वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है कि एक फिक्स्ड टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एक फिक्स्ड टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये क्या डिसाइड करता है, उस वस्तु का विस्थापन डिसाइड, उस वस्तु की वेग डिसाइड करता है या वेलोसिटी डिसाइड करता है। तो इस कंडीशन में देखें तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से हमारी जो वेलोसिटी होगी वो भी कैसी क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसके बाद में हम यहाँ पर पांचवी क्वांटिटी में चलते हैं। तो जो हमारी पांचवी क्वांटिटी है वो है एक्सेलरेशन। पांचवी है त्वरण या एक्सेलरेशन, इसे त्वरण भी कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन समझने के लिए आप ये चीज़ समझिए कि जब हम वाहन चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो व्हीकल चलाने के दौरान हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल कुछ स्पीड होती है, चाल होती है। जैसे जैसे वो वाहन आगे बढ़ने लगता है तो उसकी चाल में, उसकी स्पीड में क्या आने लगता है, डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। यदि स्पीड में डिफरेंस क्रिएट होने लगता है तो वहाँ पर एक नए यूनिट का डिस्कवर होता है जिसको हम कहते हैं त्वरण। जैसे कि हम अगर सड़क पे चलते हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक होता है, स्पीड ब्रेकर होता है, फिर यदि यहाँ पर हम टर्न करते हैं तो टर्न करने पे भी हमें अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, ब्रेकर आने में कम करनी पड़ती है। या फिर खाली रोड है तो हम स्पीड बढ़ाते भी हैं, कम भी करते हैं। तो इस सारी चीज़ों में क्या होता है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि हम एक निश्चित चाल से नहीं चल सकते। चाल में बदलाव होता है, वेग में परिवर्तन होता है, और जहाँ एक निश्चित समय में वेग में परिवर्तन हुआ तो उसे त्वरण कहा जाता है। तो यहाँ पर हम सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, त्वरण है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसे हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मान लेते हैं कोई व्हीकल है A1 जो चलना शुरू करता है, और ये चलता है, व्हीकल हमारा A है जो चलना शुरू करता है A1 से और ख़त्म करता है B1 पे। अब यहाँ पर जब वो शुरू करता है तो उसकी जो स्पीड रहती है वो रहती है U किलोमीटर प्रति घंटा, चाल की यही इकाई होती है। और जब वो अपनी फाइनल पोजीशन में पड़ता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है V किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी इनिशियल स्पीड हो गई, इनिशियल स्पीड हो गई या शुरुआती चाल हो गई, और ये क्या हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई या उसकी फाइनल स्पीड हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा, जब हम फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को घटाएंगे, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, अपॉन में टाइम t है। तो ये हमारा क्या है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है जिसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, और यहीं पर अब देखिए ये हो जाता है हमारा at, अगर हम ट्रांसपोर्ट कर दें ये होगा v माइनस यू,
और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन है, मोशन की एक इक्वेशन है, ठीक है। खैर इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोशन की 3 इक्वेशन होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशन होती है मोशन की, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे इसको प्रूव किया जाता है। बट बेसिकली आप समझ लीजिए यहाँ पर कुछ चीज़ें कि जो गति का संबंध है कि यदि कोई वस्तु चल रहा है, चलेगा तो वो कुछ दूरी तय करेगा, यदि कुछ दूरी तय करेगा तो मतलब वो कुछ एक समय लेगा उस दूरी को तय करने में, तो वहाँ से चाल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में यदि वो वस्तु चल रहा है और चलते चलते उसका ये भी निश्चित कर दिया जाए कि नहीं आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाना है, कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाना है, कि साउथ में जाना है, कि आपको ईस्ट में जाना है, कि आपको वेस्ट में जाना है, तो इस कंडीशन में आपको क्या हो गया, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया। और जब डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है तो क्या किया जाता है कि जो भी वस्तु है उसमें एक नई क्वांटिटी हम ऐड करते हैं जिसे विस्थापन कहा जाता है या डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर इसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी क्या होता है कि एक निश्चित समय पे कितना विस्थापन हुआ, कि एक लिमिटेड टाइम में या फिक्स्ड टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वो एक नया टर्म बनाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट एज सिमिलर होती है स्पीड के, इसे भी मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट किया जाता है। फिर इसके बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन में। तो एक्सेलरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि यदि कहीं भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आप एक फिक्स्ड स्पीड से ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में ब्रेकर भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, ट्रैफिक भी आती है, कुछ लोग हैं जो पैदल चलते हैं, हर जगह जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती वहाँ पर जो वाहने चलाते हैं बीच में कोई आ गया तो आपको आपकी स्पीड में चेंजेस करने पड़ते हैं, कभी ट्रैफिक हो जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हम एक निश्चित स्पीड से नहीं चल सकते, निश्चित चाल से नहीं चल सकते, समय के साथ चाल में बदलाव होता है। और जब समय के साथ चाल में बदलाव होता है तो एक नई टर्म सामने आती है जिसे हम त्वरण या एक्सेलरेशन कहते हैं। तो त्वरण और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेगों में परिवर्तन की दर, वेगों में परिवर्तन की दर। अब त्वरण जो होता है तो त्वरण हमने लिखा कि यदि कोई वस्तु है ए क्या है, कोई वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, तो ए क्या करता है, A1 से B1 पॉइंट में जाता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u किलोमीटर पर आवर होती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी v किलोमीटर पर आवर होती है, तो उसका एक्सेलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो हमने माना फाइनल वेलोसिटी v था, इनिशियल वेलोसिटी v था, एक निश्चित टाइम हमारा t था। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, at इज इक्वल्स टू, ये मैंने थोड़ा सा डिटेल कर दिया, बाकी ये अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये at हो जाता है, ये v माइनस u होता है, ये इस साइड में माइनस है तो हम इसे जब इसका साइड चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो u प्लस at इज इक्वल्स टू v हो जाएगा, या हमें कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ से अलग कॉन्सेप्ट में चले गए। ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब हम त्वरण को आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी यूनिट कैसी निकाली जाएगी। आप फिजिक्स में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपकी एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एसआई यूनिट कहीं से निकल के नहीं आती, हम पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक फॉर्मूले में उसकी मूल इकाई या फंडामेंटल यूनिट को पुट करके क्या निकालते हैं, एसआई यूनिट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, और अगर चाहे वो आपकी फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, दोनों की यूनिट सेम होगी, ठीक है। अगर हम यूनिट में सब्सट्रैक्शन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम मानते हैं v इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और u इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर है,
तो इस कंडीशन में यदि हम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर v माइनस यू करेंगे तो 50 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर आएगा और नीचे में क्या आएगा, टाइम आएगा। तो यहाँ पर जब हम दोनों क्वांटिटी को घटाएंगे तो यूनिट तो हमारी किलोमीटर पर आवर ही आएगी। इस प्रकार से हम एक्सेलरेशन की यूनिट निकाल सकते हैं। अगर किलोमीटर पर आवर ऊपर की यूनिट है तो नीचे भी हम आवर में ही लेंगे। इस तरीके से इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, या इसे लिखेंगे किलोमीटर प्रति आवर, इस प्रकार से। और यदि यहाँ पर हम यूनिट लेते हैं मीटर पर सेकेंड, इसी को चेंज कर लेते हैं। हम समझते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है कि 1000 मीटर अपॉन में 3600 सेकेंड। 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600। यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं 2 5 = 10 और 2 1 = 2, 2 8 = 16। तो कितना आया, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो उसकी क्वांटिटी इसके बराबर होती है। तो यहाँ पर जैसे हम 50 किलोमीटर पर आवर को बदलेंगे तो ये होगा 50 × 5/18। तो ये जब हम इससे इंटू करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। ये भी अलग चीज़ है, मैं इसे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। 60 ले लेते हैं हम, 60 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, 60 में गुणा करना पड़ता है 18/5 का। तो इस तरीके से किस में बदल जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई। देखिए इनिशियली हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, बस इसमें हमने 2 चीज़ें ऐड की, एक इक्वेशन ऑफ मोशन जो अलग सा टॉपिक है और एक हमारा ये कन्वर्जन, ये अलग सा टॉपिक है। बट बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डिस्टेंस, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा स्पीड, हमने पढ़ा वेलोसिटी और लास्टली हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। ये फिजिकल साइंस में मोशन का मेरा पहला वीडियो था।